वेलकम टू ऑल। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लासेस। इस क्लासेस में हम आज बात करेंगे कोशिका के प्रकार। यानी कोशिका कितने तरह के होते हैं। देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो कोशिका विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोशिका के आकार, आकृति, ठीक है ना, इस तरह से विभिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन हम कोशिका के प्रकार, ठीक है ना, केंद्रक की संरचना के आधार पर देखेंगे कि केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होती है। तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा का यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी यूकैरियोटिक सेल्स। तो केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक, यहाँ आपको देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, और एगो है दूसरा का यूकैरियोटिक सेल। देखिए यहाँ देखिए, ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है उसको समझना जरूरी है। आप इसको समझ गए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को भी समझ गए। देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक बना है दो वर्ड से, प्रो और कैरियोटिक, ठीक है ना। ये जो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ठीक है ना, उतना अच्छा नहीं, मतलब अविकसित बोल सकते हैं। और कैरियोटिक जो वर्ड है कैरियोन से लिया गया है, और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, उसमें प्रिमिटिव प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब पुराने प्रकार के यानी मतलब न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, मतलब अविकसित प्रकार के केंद्रक होते हैं, ठीक। अब चलिए यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देख रहे हैं। तो यू और कैरियोटिक, तो यू का मतलब होता है वेल, कैरियोटिक का मतलब होता है, ये वर्ड कैरियोन से लिया गया है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो देखिए, वेल मतलब अच्छा, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, मतलब इस जो सेल जो होंगे यूकैरियोटिक सेल होंगे उसके न्यूक्लियस अच्छे होंगे, ठीक है ना। इसमें अच्छे तरह के स्पष्ट न्यूक्लियस होंगे, स्पष्ट केंद्रक होंगे, मतलब विकसित केंद्रक होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहेंगे। उससे पहले एक बात समझिए, एक बात यहाँ समझना है आप लोगों को। जो कोशिका जो होता है ना, कोशिका को हम एक तरह से गोलाकार मान लें, ठीक है ना। किस तरह से मान लें? कोशिका को गोलाकार माने। तो देखिए, कोशिका गोलाकार है, ठीक है ना, मतलब एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है। तो इसके अंदर कुछ पदार्थ भरा होता है, ठीक है ना, जिसे जीव द्रव कहते हैं, ठीक है ना। ये टोटल भाग कोशिका के झिल्ली द्वारा जो घिरा भाग है उसको जीव द्रव कहते हैं। इसके अंदर इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इस तरह से हम इसको डीएनए हम इस तरह से बना देंगे, ठीक है ना। बीच में होता है, इस डीएनए को इसे बोलते हैं केंद्रक, ठीक। और ये जो बड़ा भाग है केंद्रक को छोड़कर जो भाग है इस सबको कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। और यह कोशिका झिल्ली है, उसके बाहर कोशिका भित्ति भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये एक मोटी मोटी बात आप समझ गए कि बाहर आवरण होता है, मतलब कोशिका के अंदर जो पदार्थ जो होता है वह आवरण द्वारा ढका होता है, और उसके अंदर के भाग को हम कोशिका द्रव कहते हैं, उसके अंदर केंद्रक होता है, ठीक है ना। और ये केंद्रक जो है ना, ये केंद्रक जो है, यहाँ पे जो अनुवांशिक पदार्थ है वह क्या हो सकता है, वह अनुवांशिक पदार्थ, यहाँ पे जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो है, ठीक है ना, या क्रोमैटिन बोल लीजिए या गुणसूत्र बोलिए, वह है ना झिल्ली से घिरा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस आधार पर वह आवरण से घिरा है कि नहीं, केंद्रक किसी आवरण द्वारा घिरा है कि नहीं, इसके आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। मतलब केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यदि केंद्रक यानी यह जो आनुवांशिक पदार्थ है यानी डीएनए है, यदि किसी आवरण द्वारा घिरा रहेगा तो उसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे। यदि किसी आवरण द्वारा घिरा नहीं होगा तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे। तो एक सिंपल बात, मतलब मोटी मोटी बात, आप इस छोटे मोटे बात को समझ गए कि क्या है, मतलब आनुवांशिक पदार्थ यानी गुणसूत्र
डीएनए किसी झिल्ली द्वारा घिरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ देख ले रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है। तो देखिए यह एक प्रकार के अविकसित कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। मतलब इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह उस झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता है, मतलब केंद्रक जो होता है वह केंद्रक झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता है, ठीक है ना, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके आनुवंशिक पदार्थ यानी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, ठीक है ना, आनुवंशिक पदार्थ नग्न होते हैं, मतलब किसी झिल्ली द्वारा नहीं घिरा हुआ है तो नग्न है, एवं कोशिका द्रव में सीधे पड़े रहते हैं, मतलब सीधे बिखरे हुए हैं, अपना पड़े हुए, ठीक है ना, और जिसे केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रकाभ मतलब न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, कहते हैं। और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, मतलब इसके जो कोशिका द्रव है उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे ईआर हो गया, गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लबक हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया बात? तो एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं। तो यह एक प्रकार के अविकसित कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक, और इसके आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है ना, डीएनए नग्न एवं कोशिका द्रव में सीधे पड़े रहते हैं, जिसे हम केंद्रकाभ कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें है ना झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी काय, ईआर, ठीक है ना, लाइसोसोम इत्यादि नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत यह कोशिकांग के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है उसको देख रहे हैं। इसके अंतर्गत जो मोनेरा जगत है ना, मोनेरा किंगडम, इसके अंतर्गत मोनेरा किंगडम के अंतर्गत में बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है ना, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरी शैवाल, और माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, ये सब आते हैं मोनेरा जगत में। तो इसमें जो है ना ये सब एग्जाम्पल हो गए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण दीजिए, तो आप बैक्टीरिया बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं, माइकोप्लाज्मा बोल सकते हैं, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब अगला बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहेंगे। दूसरा का पॉइंट है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ना, ठीक है ना, यह एक विकसित कोशिकाएं हैं। इसमें हम लिख सकते हैं, आप भी नोट कर सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं में कि यह एक प्रकार के विकसित कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, और इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, मतलब इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ना वह झिल्ली द्वारा घिरा होता है, मतलब इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। तो यह एक विकसित कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, दिक्कत। और इसमें ना झिल्ली से घिरे कोशिकांग जैसे लबक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ईआर, ठीक है ना, लाइसोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे प्रोटिस्टा, पादप, जंतु एवं कवक जगत के सदस्य जो भी है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग आते हैं, अमीबा आ गया, ठीक है ना, पेड़ पौधा आ गया, जितना भी जंतु है, कवक है, मशरूम है, ठीक है ना, गोल छत्ता है, ये सारे उदाहरण यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका को हम डिटेल में अभी थोड़ा देर में समझेंगे। हम डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचनाएं क्या होती है, उसको देखेंगे। चलिए अब बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल बोलिए या बैक्टीरियल सेल बोलिए, जीवाणु की कोशिका की संरचना है, इसको देख रहे हैं। तो देखिए हम एक सिंपल या एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की यानी स्ट्रक्चर है, मतलब एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसकी जो आवरण होती है, ये जो कोशिका है, इसकी जो आवरण होती है वह 3 परत होती है। कौन 3 को परत होता है? एगो ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, मतलब यह 3 परत द्वारा घिरी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर होती है कोशिका द्रव भरा होता है, ठीक ना, इस तरह के होती है। तो देखिए इस तरह की संरचना होती है। देखिए सबसे बाहर जो आवरण है उसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर भी ये सब मिसोसोम है, केंद्रकाभ है, इसमें राइबोसोम हो जाता है, पिल्ली पाई जाती है, पॉली राइबोसोम होता है, फिम्बरी पाई जाती है, ठीक ना। इस तरह से प्लाज्मिन होता है, फ्लैजिला होता है, इसमें भोजन कनिकाएँ होती है ना, इसमें मिसोसोम, ये सब इस सारी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर ले रहे हैं।
ग्लाइकोकेलिक्स। देखिए ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, तो बोलेंगे कि कोशिका भित्ति के चारों तरफ, ठीक है ना, एक जेलीनुमा संरचनाएं पाई, जेलीनुमा आवरण होती है, ठीक है ना, जेलीनुमा जिलेटिनस लेयर पाई जाती है, जिसे हम ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। ठीक, ये जो ग्लाइकोकेलिक्स की जो लेयर हो, आवरण है, ठीक है ना, या जब पतली और ढीली जब होती है, इस आवरण यदि पतली हो गया और ढीली होगा तो इसे हम स्लाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लाइम परत बोलते हैं, ठीक है ना। जब इसकी जो आवरण होती है ना, विभिन्न जीवाणुओं में, कोशिकाओं में देखते हैं इसकी आवरण मोटी और कठोर होती है तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो इसकी जो संरचना है, ग्लाइकोकेलिक्स की संरचनाएं हैं, जो परत की संरचना है, उसकी विभिन्न हो सकती हैं, किसी में पतली हो सकती है, ढीली हो सकती है, तो उसे हम स्लाइम परत कहेंगे, ठीक है, स्लाइम लेयर पर। और किसी जीवाणु में यह मोटी हो सकती है, कठोर हो सकती है, तो उसे हम कैप्सूल कहेंगे। ठीक, तो चलिए इसका आप देख ले रहे हैं कि कार्य क्या है। तो ये सबसे बाहर है, चिपचिपा पदार्थ है, तो यह कोशिका को चिपकने में सहायता करता है, यह कोशिका को चिपकने में सहायता करता है। ठीक, और इसमें ये जो है ना, जल के अवशोषित करके रखता है, तो वह विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में यह कोशिकाओं को मतलब निर्जलीकरण से बचाता है, मतलब जल की कमी से रक्षा करता है। और भी देख लीजिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना, और जो इसको है ना, जब कोई WBC, जब कोई अन्य जीव इसको यानी मतलब खाता है, मतलब भक्षण करता है, तो उससे रक्षा करता है, इसे भक्षण नहीं कर सकता है। यह कोशिकाओं को, यह जो है ग्लाइकोकेलिक्स होता है, यह कोशिका को कोशिका भक्षण से रक्षा करता है, मतलब फैगोसाइटोसिस से रक्षा करता है। तो यह इसकी कार्य हो गया कि इसकी कार्य ये सारी है कि वह कोशिका को चिपकने में सहायता करता है, यानी कोशिका को निर्जलीकरण से रक्षा करता है, और यह कोशिका को फैगोसाइटोसिस से बचाता है। ठीक, तो चलिए ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में हम समझ लिए। अब बात कर रहे हैं, दूसरा का बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या है? तो देखिए यह क्या होता है, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक, कोशिका भित्ति के बारे में इस तरह से बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक कठोर एवं दृढ़ आवरण पाई जाती है, ठीक है। और यह क्या करता है, यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, एक आकृति देता है, ठीक। और कोशिका भित्ति जो होते हैं ना, यह पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, अथवा पेप्टाइडोग्लाइकन अथवा म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है ना। तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जो कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन अथवा म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन एवं या अथवा म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे। देखिए कोशिका झिल्ली, ये जो आवरण है आप देख रहे हैं, ये आवरण जो है कोशिका झिल्ली है। तो क्या होता है कि कोशिका भित्ति के नीचे, ठीक है ना, एक पतली आवरण होती है, ठीक है ना, और जो कोशिका द्रव को घेरी रहती है, कोशिका द्रव है इसको घेरी होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक। और यह क्या करता है, यह जो है ना फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। यह फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका तो यह कोशिका भित्ति के नीचे होती है और कोशिका द्रव को घेरी होती है, ठीक है ना। यह किसकी बनी होती है,
तो फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, और इसका क्या कारण है, यह कोशिकाओं को मतलब एक तरह से आकार प्रदान करेगा, कोशिका को रक्षा करेगा, इसका भी वही काम हो गया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए एक पॉइंट समझ नहीं है, मीसोसोम। तो देखिए कोशिका झिल्ली का है ना, कोशिका झिल्ली के कुछ भाग जो होते हैं ना कोशिका द्रव में, ठीक ना, इनफोल्डेड होते हैं, अंतर्वलित बोल सकते हैं, इनफोल्ड होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। जो मीसोसोम क्या होता है, इसमें है ना बहुत सारे मतलब रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब यह कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। ठीक, इसमें मतलब ऐसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, लेकिन ये जो मीसोसोम है ना, इसमें मतलब श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, तो यह कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। उसके बाद यह विभिन्न पदार्थों का, बहुत सारे पदार्थों को स्रावित भी करता है, श्रवण का भी कार्य करता है। और यह कोशिका भित्ति जो है ना, वो कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है। यह बहुत सारे पदार्थ को स्रावित करता है जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो यह कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है मीसोसोम। उसके बाद यह श्रवण का भी कार्य करता है, बहुत सारे पदार्थों को स्रावित करता है और कोशिका भित्ति का निर्माण भी करता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना, आगे हम बात कर रहे हैं राइबोसोम के बारे में। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है, तो इसमें राइबोसोम है ना मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम यह जो है ना कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक, अब देखिए ये जो राइबोसोम होते हैं ना, ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए उस पर है ना यह पाया जाता है और एक श्रृंखला बनाती है, ठीक है ना, इस पर, जिसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो यह एमआरएनए पर इकट्ठा हो सकता है और एक श्रृंखला बना सकता है, तो इसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसका भी काम प्रोटीन संश्लेषण। दिक्कत, चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ केंद्रकाभ का, जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो इसमें जो मतलब जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में यानी वास्तविक केंद्रक नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, और इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और इसके जो अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है ना, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, वह क्या होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है और डबल स्ट्रैंड वाले, मतलब दो कड़ी वाले, ठीक है ना, स्टोन रहित जो है ना अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, स्टोन रहित। ये जो डीएनए है उसमें मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, और यह द्विकड़ी वाले अनुवांशिक डीएनए होता है, तो इसमें कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। चल समझ में आया बात। चलिए अब आगे हम बात कर रहे हैं, हाँ एक बात है प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। जो प्लाज्मिड क्या है, तो देखिए ये जो एक केंद्रीय डीएनए है ना, केंद्र में है तो केंद्रीय डीएनए, तो केंद्रीय डीएनए के अलावा है ना कोशिका द्रव में है ना गोलाकार, ठीक है ना, दो कड़ी वाले छोटे हैं ना डीएनए पाए जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और यह इसका कार्य इससे भिन्न है, मतलब यह है ना कोशिकाओं को ठीक है ना एंटीबायोटिक से रक्षा करता है, यानी प्रतिजैविकी से रक्षा करता है। ये जो प्लाज्मिड है इसका मतलब यह कई तरह के होता है, इसके कार्य के अनुसार होता है। तो इसका मुख्य रूप से आप समझिए कि इसका ये काम है कोशिकाओं को प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक से रक्षा करता है, ठीक है ना। और ये जो है ना प्लाज्मिड, इसका स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में हो सकता है, तो यह कंजुगेशन में मतलब संयुग्मन में भी सहायता करता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मिड का कार्य आप समझ गए। अब चलिए बात कर रहे हैं फ्लैजिला का। फ्लैजिला क्या है, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यह कोशिका द्रव से निकला हुआ है, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, उसके बाद यह बाहर है। तो ये फ्लैजिलम जो है ना, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं कोशिका का प्रचलन अंग है, ठीक है ना, मतलब यह फ्लैजिला के द्वारा ही कोशिका क्या होता है, चल पाता है, और यह फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है और यह कोशिका को चलने में सहायता करता है। चलिए अब आगे हम बात कर रहे हैं पीली के बारे में। ये पीली क्या है, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसे रोम बोलते हैं, रोम। तो इसकी जो है ना यह पतली और लंबी होती है, ठीक है ना,
पतली एवं लंबी होती है और नलिकाकार जैसी संरचना है। और इसकी जो संख्या हो ना बहुत कम होते हैं, मतलब 3 से 4 होती है, ठीक है, इस तरह से। और यह क्या करता है, यह एक कोशिका को दूसरे कोशिकाओं के बीच मतलब आनुवंशिक पदार्थों को, ठीक है ना, आदान प्रदान के लिए यह मतलब जुड़ी होती है, ठीक है ना। यह संयुग्मन में सहायता करता है, मतलब यह एक जो पीली है दूसरे पीली से जुड़ता है, तो इसके माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है दूसरे कोशिका में चला जाता है। चलिए अब बात कर रहे हैं फिम्बरी के बारे में। तो इसकी संख्या इसमें बहुत सारी होती है, यह छोटी एवं मोटी होती है और ये क्या करता है, यह कोशिका को चिपकने में सहायता करता है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो पीली है फिम्बरी है, यह चलन में सहायता नहीं करता है, यह लोकोमोशन मतलब ऑर्गेन नहीं है, मतलब यह कोशिकाओं को चलने में सहायता नहीं करता है, सिर्फ फ्लैजेला और इसका क्या है, यह चलने में सहायता करता है। तो चलिए हम लोग सब चीज़ बातों को देख लिए बढ़िया से। हाँ, एक और बात समझना है कि इसमें जो भोजन होता है, जो बचे हुए भोजन, यह कण के रूप में होता है। बचे हुए जो भोजन होता है ना, वह एक साथ है ना, एक साथ समूह बना लेता है, ठीक है, एक साथ समूह बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के भोजन कणिकाएं बोल सकते हैं इसको। भोजन कणिकाएं बहुत सारा होता है, जैसे फॉस्फेट होगा, ठीक है ना, फॉस्फेट कणिकाएं हो गए, साइनोफाइसिन हो गए, तो उसमें मतलब प्रोटीन हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे भोजन कण एक साथ होता है, तो उसे हम भोजन कणिकाएं कहते हैं। और ये जो भोजन कणिकाएं जो होती है, भोजन कणिकाएं किसी मतलब झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, या कोशिका द्रव में सीधे स्वतंत्र रूप से बिखरा रहता है। तो चलिए हम आप इसको बढ़िया से डायग्राम को बना ले सकते हैं और एक एक बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप क्या स्क्रीनशॉट कर दीजिए, इसको शूट कर लीजिए और इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे संबंधित रचनाओं के बारे में तो और भी डिटेल से पूछा जाता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ठीक है ना। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका एक तरफ हम लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखिए यह जो है ना छोटी एवं अविकसित कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें लिखेंगे एक में, यह छोटी एवं अविकसित कोशिका है और यह बड़ी एवं विकसित कोशिका है, ठीक। पॉइंट 2, इसमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं पाई जाती है, इसमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं पाई जाती है। इसमें लिखेंगे कि इसमें अस्पष्ट केंद्रक पाई जाती है, ठीक। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद देखिए इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें केंद्रिका पाई जाती है, ठीक। और इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ यह डीएनए के रूप में होता है, ठीक है ना। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, ठीक है ना, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। चलिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए इसमें है ना एक मिसोसोम करके संरचना है, जो हम देखे हैं कि मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में किसी मिसोसोम होता है, तो इसमें शोषण होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के में माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिसोसोम में शोषण होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है। तो एक अंतर ये भी हो गया, ठीक है। इसमें जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 70 एवं 80 एवं 80 दोनों प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो है ना कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति
पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है ना। इसमें कोशिका भित्ति, ठीक है ना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और इसमें क्या है, इसमें जो कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति, ठीक है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यदि पादप कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए अब आगे बात करें हम। देखिए इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, लार्वा, गोल्गी का ये, ठीक है ना, यानी लाइसोसोम, ये सारी संरचनाएं नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाई जाती है, ठीक है ना, लार्वा, गोल्गी का यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, लाइसोसोम इसे इत्यादि पाई जाती है। देखिए इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है ना, असूत्री विधि द्वारा, असूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना, सिंपल विधि द्वारा होता है। लेकिन इसमें कोशिका का विभाजन समसूत्री और सूत्री विभाजन द्वारा होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखें। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण में क्या हो जाएगा, जितना भी पौधा है, जंतु है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आ जाएगा। या आप प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, पादप है, जंतु जगत, ये सारे एग्जाम्पल यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। और आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच साझा करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।